सो अगला चैप्टर है कि टाइप्स ऑफ प्लॉट्स। सो प्लॉट्स बहुत तरीके के होते हैं, अलग अलग नामों से होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, पर इनको जानना ज़रूरी भी है क्योंकि कई बार इनका इस्तेमाल होता है। और कई बार लोग बोल देते हैं, तो आपको जानना ज़रूरी है कि भैया इनका मतलब क्या होता है। अल्टीमेटली जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसके पीछे एक ही कारण है कि जब भी आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो ये सारे शब्द आपको पता होने चाहिए, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको स्क्रीन राइटिंग करनी आती हो या अच्छा लिखना आता हो, और एक सबकॉन्शियस एक तरीका हो आपका लिखने का कि आप ये सारी चीज़ें ना जानते हो, उसके बाद भी आप अच्छा लिख लेते हो। पर उसके बाद भी अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका प्रोसेस क्या है राइटिंग और आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो समटाइम्स यू लूज़ द जॉब। ऐसे बहुत सारे राइटर से मैं मिला हूँ जो अच्छा लिखते हैं, बट बिकॉज़ उन्हें बोलना नहीं आता है, तो उनको काम नहीं मिलता है। सो बोलना सीखना है, टर्मिनोलॉजी सीखनी है, लिंग्विस्टिक्स सीखनी है, और एक्चुअली ये साइकोलॉजिकली हेल्प भी करते हैं। ये जो सारी डेफिनेशन से हेल्प करती हैं, और सालों के रिसर्च के बाद ये चीज़ें निकाली गई हैं कि कौन सी चीज़ें वर्क करती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं वर्क करती हैं। इसको किसी भी तरह से मैनिपुलेशन से नहीं जोड़ना चाहिए, इसको एक बिजनेस की तरह देखना चाहिए कि आपको एडवर्टाइजिंग करनी है, आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो आप कैसे क्या बनाओ कि लोग उसको देखने के लिए आएँ। आप कुछ भी बना दोगे तो लोग देखने नहीं आएँगे। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, किताबों में अवेलेबल हैं। ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको बहुत ही डीप चीज़ें निकाल के बता रहा हूँ, या कोई नया इन्वेंशन है, या मैंने कुछ बनाया है, या किसी और ने कुछ बनाया है। नहीं, हज़ारों राइटर्स ने जो स्क्रीन राइटिंग के पे किताबें लिख चुके हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा है। इंटरनेट पे भी हज़ारों वेबसाइट्स हैं जिस पे अगर आप गूगल करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। इवन जो डेफिनिशंस हैं वो भी मैंने वहीं से निकाली हैं, क्योंकि मैं पहले डेफिनिशंस में पढ़ता था और मुझे इनके मतलब पता थे। पर जब मैं बच्चों को पढ़ाने लगा तो मुझे इनको और डिटेल में समझना पड़ा, ताकि अगर मैं नहीं समझूँगा तो बच्चों को पढ़ाऊँगा कैसे? तो आज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो जो टाइप्स ऑफ प्लॉट हैं वो हैं एक्सपोज़िशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, रिज़ॉल्यूशन एंड कल्मिनेशन पॉइंट। अब एक-एक करके इनको जानने की कोशिश करते हैं। सब कुछ जानने से पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारे शब्द, ये सारी टर्मिनोलॉजी आई कहाँ से? तो फ्रेटेग करके एक प्लेराइट थे जिनका पूरा नाम था गुस्ताव फ्रेटेग। पर ये सारी डेफिनिशंस, जो सारे शब्द हैं, वो आए कहाँ से हैं? तो वो सारे शब्द आए हैं, एक जर्मन प्लेराइट थे जिनका नाम था गुस्ताव फ्रेटेग। वो नॉवेल्स लिखते थे, प्लेज़ लिखते थे, उन्होंने काफ़ी लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन किया है। वो एक जर्मन थे और उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में लिखा है, पर उनकी किताबें, उनके प्लेज़, उनके जो भी उन्होंने लिखा है वो काफ़ी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट हुआ है और दुनिया भर में लोग उसको समझते हैं। तो एक टाइम था जब एरिस्टोटल ने 3 एक्ट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया था, और 3 एक्ट स्ट्रक्चर बहुत फेमस हो गया था और आगे के सारे राइटर्स उस स्ट्रक्चर को यूज़ करते थे। पोएटिक्स नाम की किताब में एरिस्टोटल ने उसके बारे में बताया था, जिसके बारे में थोड़ा-सा मैं आगे आपको बताऊँगा। पर फ्रेटेग ने जो अपनी किताबें लिखी थी, जो अपने प्लेज़ लिखे थे, उसमें उसने एक चीज़ नोटिस करी कि ये 3 एक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है जिसको 5 एक्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। और उनका ये मानना था कि शेक्सपियर जो कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर या 4 एक्ट स्ट्रक्चर कभी-कभी फ़ॉलो करते थे, मोस्टली 3 एक्ट स्ट्रक्चर फ़ॉलो करते थे। वो उनके उनको अपनी किताबों को और बेहतर बनाने के लिए, इनका ऐसा मानना था फ्रेटेग साहब का, कि उनको 5 एक्ट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना चाहिए था। तो पहले फ्रेटेग ने एक 4 एक्ट स्ट्रक्चर बनाया था, जो जब वो ज़िंदा थे तो काफ़ी फेमस था, और जाते-जाते वो एक 5 एक्ट स्ट्रक्चर दे गए, जो कि आपके सामने है। फ्रेटेग्स पिरामिड के नाम से फेमस है। पहले हम पढ़ लेते हैं जो मैंने लिखा है, उसके बाद हम आगे इस पर और डिस्कस करेंगे। कि फ्रेटेग्स पिरामिड इज़ अ क्लासिक ड्रामेटिक स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाय जर्मन नॉवेलिस्ट एंड प्लेराइट गुस्ताव फ्रेटेग इन द 19th century. This pyramid serves as a foundational framework for creating engaging and emotionally resonant stories, particularly in the context of screenwriting. तो ये सारी चीज़ें जो डेवलप हुई थी, ये प्लेज़ के पर्पस से डेवलप हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे प्लेज़ होते थे, और उसके पर्पस से डेवलप हुई थी कि 5 एक्ट स्ट्रक्चर हो, 3 एक्ट स्ट्रक्चर हो, या 4 एक्ट स्ट्रक्चर हो। हालाँकि एरिस्टोटल का जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर है वो अपने आप में कंप्लीट है, पर फ्रेटेग का जो मेथड है वो भी बहुत सारे फ़िल्म मेकर्स यूज़ करते हैं अपने कहानी को स्ट्रक्चर देने के लिए, प्लॉटिंग करने के लिए। तो इनके जो मेथड हैं उसमें भी 5 स्टेप्स हैं, जिसमें एक्सपोज़िशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन और रिज़ॉल्यूशन आता है। और इंसाइटिंग इंसिडेंट एक आगे का फिनोमेना है जो बाद में इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, पर इंसाइटिंग इंसिडेंट ओरिजिनली फ्रेटेक्स पिरामिड में नहीं था, बाद में आया है। ये सारे शब्द इन्होंने ही दिए थे। तो अब हम चलते हैं समझने के लिए कि इन शब्दों के मतलब क्या है। एक्सपोजिशन, मुझे पता है एक्सपोजिशन के बारे में उसकी डेफिनेशन बहुत लोगों को नहीं पता होगी। तो एक्सपोजिशन का मतलब है अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एन आइडिया और थ्योरी, अ लार्ज पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ आर्ट और ट्रेड गुड्स। तो बेसिकली एक्सपोजिशन अभी आपने पढ़ा है, जो डेफिनेशन है उसका इससे कोई मतलब नहीं है, वो मैंने सिर्फ इससे लिखा है क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर गूगल करेंगे, उससे अच्छा यहीं पढ़ लो कि एक्सपोजिशन का क्या मतलब है। कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एन आइडिया और थ्योरी, ये तो एक जेनरिक चीज हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्क्रीन प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोजिशन क्या होता है। एक्सपोजिशन इज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी एंड इट प्रिपेयर्स द वे फॉर अपकमिंग इवेंट्स टू अनफोल्ड।
It is in this part of the plot where major characters are introduced, the setting is established, and major conflicts of the story are revealed. This is also the part where the character's backstory is presented for viewers to gain insight into the reasons why the main characters think and behave in a certain way. आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि अलग-अलग नामों से एक्सपोजिशन बहुत बार आता है, जैसे एस्टैब्लिशमेंट है। वो भी इसी का मतलब है, एक्सपोजिशन ही होता है वो बेसिकली। तो एक्सपोजिशन और एस्टैब्लिशमेंट को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो शुरुआत के फ़िल्म के 15-20 मिनट जो होते हैं वो आपके एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, जिसमें आप कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करते हो, लोकेशंस को एस्टैब्लिश करते हो। पर अगेन साइकोलॉजिकली मैंने अभी पहले भी बोला है कि कैरेक्टर एस्टैब्लिश किए जाते हैं पहले शुरुआत में, उसका मतलब क्या होता है? क्योंकि जो भी चीज़ें शुरुआत में होती हैं, उसी का कंक्लूजन आगे होता है। लाइक आप किसी लड़के से मिलते हो, आपके आप नए स्कूल में जाते हो, किसी बच्चे से मिलते हो, आप 1 महीना उसके साथ रहते हो, तो आपको उसका नेचर पता होता है। तो आप अगर उसके रोड में जा रहे हो और कोई फड्डा हो जाता है, तो आपको पता है वो कैसे बिहेव करने वाला है। और इसके पीछे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ सिक्योरिटी गार्ड का, कई लोगों को, कि अगर आपका एक दोस्त है और रोड पे जा रहा है और किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया, तो वो क्या करेगा? और अगर एक आपके बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है या किसी और बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है, आपकी बिल्डिंग का नहीं, क्या पता आप बात करते हो, हैं? किसी और बिल्डिंग का एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसको आप कभी नहीं मिले, कभी नहीं जानते, और एकदम से वो रोड पे जा रहा है और उसे कोई थप्पड़ मारता है, तो वो क्या करेगा? तो कई बार लोग आंसर बनाने की कोशिश करते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये बता देते हैं कि जो उनका दोस्त है वो सिचुएशन में क्या करेगा, बहुत इलेबोरेट तरीके से बता देते हैं। बट जो सिक्योरिटी गार्ड है वो क्या करेगा, उसका सिर्फ स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, या फिर उनको नहीं पता वो क्या करेगा। क्यों नहीं पता क्या करेगा? क्योंकि आपका जो, अगर साइकोलॉजिकली देखिए, आपका जो कैरेक्टर है आप उसी के हिसाब से बिहेव करते हैं। फिल्मों में भी वही होता है, जैसे कहते हैं ना कैरेक्टर आर्क, वो वही चीज़ होता है कि मतलब अगर आप एक वायलेंट आदमी हैं, फट्टू नहीं है, तो कोई आपको रोड पे थप्पड़ मारेगा तो आप पलट के मारोगे। अगर आप फट्टू टाइप के आदमी हो तो आप नहीं मारोगे। आपके दोस्त को ये बात पता होगी, और वो कैसे पता है? क्योंकि उसका प्रीवियस बिहेवियर उसे पता है। तो बहुत सारे लोग कोल्ड रीडिंग करते हैं। कोल्ड रीडिंग होती है जिससे लोग दूसरों की पर्सनैलिटी को जज करते हैं। बहुत सारे डिटेक्टिव्स, एफबीआई एंड अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट कोल्ड रीडिंग। इट्स अ डार्क साइंस वेयर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ पीपल। एंड जब आप वो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आदमी का बिहेवियर बहुत ज़्यादा कभी लाइफ में चेंज नहीं होता। उसे लगता है कि वो चेंज हो रहा है, पर वो जो चेंज है वो उसके माइंडसेट में ही हो रहा है। उसके बिहेवियर में जो मेजर चेंजेस होते हैं वो 5 से 10 साल की उम्र तक हो चुके होते हैं, और वो अब उसी तरह से ज़िंदगी जीने वाला होता है। एंड ही हैज़ टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि वो उसी तरीके का इंसान है। बहुत मेजर चेंजेस आदमी की लाइफ में नहीं होते हैं, तभी हम फ़िल्में बनाते हैं जिसमें हम कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में वो चीज़ नहीं होती है। तो फ़िल्मों में जब आप एक्ज़ैगरेट करते हो उस चीज़ को, तो वो चीज़ हमें यूनिक लगती है। तो अगर कोई आदमी फट्टू है बचपन से, उसे कोई रोड पे थप्पड़ मारेगा और आप उसको जानते हो, आपका दोस्त है, तो आपको पता है कि वो पलट के थप्पड़ नहीं मारेगा। पर एक बंदा है जो हमेशा लड़ाई करता रहता है, और आपने उसे देखा और आपको लगा कि यार ये तो हर जगह लड़ता रहता है, इसको कोई थप्पड़ मारेगा तो पलट के थप्पड़ मारेगा ही, ये रुकेगा नहीं। अब जब सिक्योरिटी गार्ड की बात आती है जिसको आप नहीं जानते हो, तो आपको नहीं पता कि वो उस मोमेंट पे क्या करेगा। तो अगर ऑडियंस को कुछ भी एंटिसिपेशन नहीं है तो ऑडियंस हो जाएगी बोर, क्योंकि ऑडियंस का जो दिमाग है ना, वो हमेशा चलता रहता है। वो आगे की स्टोरी प्रेडिक्ट करता रहता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ह्यूमंस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप उन्हें कुछ भी दिखाएंगे, उससे वो कुछ ना कुछ कंक्लूड करेंगे ज़रूर। आप उन्हें अब इस चीज़ का हम फ़ायदा भी उठाते हैं, और ये एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि वो आगे की स्टोरी प्रेडिक्ट करते हैं। फ़ायदा ये है कि हम उनको इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। लाइक आप उन्हें एक हॉस्पिटल दिखाइए, तो उनको पता है कि अब हॉस्पिटल का ही सीन आने वाला है। और जैसे पुलिस स्टेशन बनाना है, तो आप पीछे अंबेडकर जी की, गांधी जी की फ़ोटो लगा दीजिए, तो समझ जाएँगे पुलिस स्टेशन है। दिस इज़ हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स, इट कनेक्ट्स थिंग्स। ऐसे ही मैंने एक फ़िल्म देखी थी असगर फरहादी की, सेपरेशन। उसमें सिर्फ़ 2 लोग बैठे हुए हैं, पीछे एक आदमी बैठा है, लोगों की आवाज़ आ रही है, पीछे से कुछ लोग चल रहे हैं, और उतने से सेटअप में ही उन्होंने प्रूव कर दिया है कि ये मजिस्ट्रेट का ऑफ़िस है। So this is very intelligent filmmaking where you establish things by showing two things together. एडिटिंग में आप एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाते हो, तो जाहिर सी बात है आप सामने वाला ये सोचेगा इसके बाद बिल्डिंग का ही सीन आने वाला है। सो जो भी चीज़ें आप दिखाते हो उससे ऑडियंस कुछ कंक्लूड करती है। तो आप क्या करते हो, आप जो लोकेशंस हैं आपकी फिल्म में प्रोमिनेंट होने वाली हैं, उनको आप पहले 20 मिनट में दिखाते हो कि ये कहाँ की स्टोरी है, हरियाणा की स्टोरी है, बिहार की स्टोरी है, कहाँ की स्टोरी है। फिर उसके बाद आप दिखाते हो कि कौन सी दुनिया में पिक्चर है और कौन सा जॉनर है पिक्चर का। तो आप कॉमेडी दिखाते हो तो पिक्चर में कॉमेडी आपको समझ में आता है कि जॉनर है। रोमांस दिखाने की कोशिश करते हो तो समझ में आता है रोमांस पिक्चर है। या कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बताते हो तो पता चलता है कि ये कैरेक्टर इस तरह से बिहेव करता है, सरदार खान इस तरह से बिहेव करेगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस तरह से बिहेव करेगा, सलमान खान इस तरह से बिहेव करेगा। अगर कोई हीरो फिल्म की शुरुआत में 10 लोगों को मार देता है तो ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि वो 10 लोगों को कभी मार सकता है। तो वो उसका कैरेक्टर है, तो 10 लोग जब भी आएंगे तो उनको मार ही देगा, क्योंकि आपको पता है कि आप देख चुके हो वो चीज़। So these are establishment of his powers, his characteristics, and the world he lives in, the people he meets. इन सब चीज़ों के बारे में जब एस्टेब्लिशमेंट होता है और वो आगे जाके काम आती हैं।
क्योंकि जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो उनको आप दोबारा यूज़ करते हो। तो देयर इज़ अ लॉ वेयर व्हिच यू यूज़ व्हिच इज़ कॉल्ड द फैक्टर ऑफ 3 व्हिच शेक्सपियर आल्सो गेव एंड मैनी अदर सेवरल फिल्म मेकर्स यूज़ दिस मेथड, जिसमें आप कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस करते हो तो उसे एटलीस्ट 3 बार यूज़ करते हो। तो आप उसे एक्ट स्ट्रक्चर से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि एक्ट स्ट्रक्चर में 3 प्रोपोनेंट्स हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप 3 बार यूज़ करते हो तो वो ऑडियंस के दिमाग में माइंड मैप हो जाती है, और अगर आपने 2 बार दिखा दी तो ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है वो तीसरी बार आएगी, और अगर वो तीसरी बार नहीं आती है तो ऑडियंस के दिमाग में एक वैक्यूम हो जाता है कि वो चीज़ क्यों नहीं आई है। तो आपको ऑडियंस को सैटिस्फाई भी करना होता है वहाँ पे। आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। एक्सपोजिशन इज़ द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी एंड इट प्रिपेयर्स द वे फॉर अपकमिंग इवेंट्स टू अनफोल्ड। आगे के जो इवेंट्स होने वाले हैं वो अनफोल्ड होते हैं। दिस इट इज दैट पार्ट ऑफ द प्लॉट वेयर मेजर कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस। सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करते हो, लोकेशंस इंट्रोड्यूस करते हो, सेटिंग मतलब कौन सी दुनिया में, जैसे मैंने बताया था पहले, कौन सी दुनिया में पिक्चर है वो आप एस्टैब्लिश करते हो, तो दैट इज कॉल्ड सेटिंग। सेटिंग इज लाइक गंगा जल में बिहार की सेटिंग थी, हैरी पॉटर में हॉगवर्ट्स की सेटिंग थी, मैट्रिक्स में एक वर्चुअल वर्ल्ड की सेटिंग थी, तो दैट इज सेटिंग ऑफ द फिल्म। एंड मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द स्टोरी आर रिवील। तो कॉन्फ्लिक्ट दिखाई नहीं जा रहे हैं पर अभी, पर आपको पता चल रहा है कि ये होने वाला है। बैक टू द फ्यूचर में पहले 15 मिनट सिर्फ चीजें स्टैब्लिश की गई हैं। आपको चर्च स्टैब्लिश की गई जो एंड में यूज होती है, उसकी गर्लफ्रेंड स्टैब्लिश की गई है, कार स्टैब्लिश की गई है, मदर फादर स्टैब्लिश किए गए हैं, डॉक्टर स्टैब्लिश किया गया। तो अगर आपने बैक टू द फ्यूचर देखी है देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक बड़ा अच्छा किस्सा है बैक टू द फ्यूचर का, कि बैक टू द फ्यूचर मेरी फेवरेट पिक्चर है। आश्चर्य की बात यह है कि जब मैंने उसको एक जगह स्क्रीन किया था कुछ बच्चों के लिए, तो बच्चे 10-10 5-5 मिनट में उठ के चले गए, उनको बोरिंग लग रही थी वो पिक्चर। और एक टाइम में वो पिक्चर ब्लॉकबस्टर हुआ करती थी, रॉबर्ट जेमेकिस की वन ऑफ द हाईएस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, स्टीवन स्पीलबर्ग ने प्रोड्यूस की थी वो पिक्चर। एंड आई वाज लाइक इन बच्चों को पिक्चर क्यों नहीं पसंद आई। मैं तो इस पिक्चर को करीब 300-400 बार देख चुका हूँ, पता नहीं कितनी बार देख चुका हूँ, क्योंकि मेरे मामा मेरे पास कैसेट लेके आए थे, वही एक कैसेट था मेरे पास, नया नया वीसीआर भी आया था, और मैं लगातार वो पिक्चर देखता रहता था जब बहुत छोटा था मैं। और वो मेरे दिमाग में एक एक सीन बसा हुआ था उस पिक्चर का। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि इनको क्यों नहीं पसंद आई, बिकॉज अभी लोगों ने क्या करना शुरू किया है रिसेंटली, कि उन्होंने एक्सपोजिशन को अवॉइड करना शुरू किया है। वो डायरेक्टली इंसाइटिंग इंसिडेंट से अपनी पिक्चर शुरू करते हैं, वो एक ऐसे पॉइंट से, कॉन्फ्लिक्ट से शुरू करते हैं, एक ऐसे मोमेंट से शुरू करते हैं जहाँ पिक्चर का एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड चल रहा होता है, और फिर वो बैक में जाते हैं और पिक्चर को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि भाई ये उसका कैरेक्टर है। पहले शुरुआत में कुछ एक्सप्लेन नहीं करते, तो पहले क्या करते हैं, वो ऑडियंस को हुक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आजकल की ऑडियंस का पेशेंस लेवल बिल्कुल नहीं है। तो पहले उनको इंटरेस्टिंग सीन दिखाओ, इंटरेस्ट करो, उसके बाद आधे घंटे बाद उनको बैकग्राउंड बताना शुरू करो, एस्टैब्लिशमेंट सेटिंग फिर देना शुरू करो। तो अभी लोगों ने वापस चेंजेस करने शुरू कर दिए हैं, और एक नया थ्योरीज बन के आई हैं जो अभी तक पेपर पे नहीं है, पर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा वो चीज। इट इज ऑल्सो द पार्ट वेयर द कैरेक्टर्स बैक स्टोरी इज प्रेजेंटेड फॉर व्यूअर्स टू गेन इनसाइट इनटू द रीजंस व्हाई द मेन कैरेक्टर थिंक्स एंड बिहेव इन अ सर्टेन वे। अगेन साइकोलॉजिकल, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मूव ऑन करते हैं, इसमें बताने के लिए और कुछ नहीं है। राइजिंग एक्शन। Rising action refers to a series of events that create suspense, interest, and tension in a narrative. In both literature and film, it is a part of the story following the introduction or setup where conflicts become more intense and stakes gets higher. This sequence of events leads up to the climax, the turning point of the story. In essence, the rising action is the journey that characters must undertake, filled with challenges and obstacles, which not only drives the plot forward but also serves to develop characters and engage the audience's emotion. तो राइजिंग एक्शन की एक टेक्निकल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि आपने एक्सपोजिशन कर दिया, आपने एस्टैब्लिशमेंट कर दिया, आपने कैरेक्टर, सेटिंग, लोकेशन, सारी चीज़ें बता दी, कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश कर दिए कि भैया इस कैरेक्टर की साइकोलॉजी ऐसी है। अब मेन पिक्चर शुरू होती है और अब इसमें राइजिंग शुरू होता है। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू होते हैं, इंसाइटिंग इंसिडेंट, जिसमें जो मेन पॉइंट आता है वो आता है, एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट आता है इनिशियल लेवल पे, जो आपका इंसाइटिंग इवेंट होता है, जिसकी वजह से हीरो की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। भाई देखो, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो आदमी कभी कुछ करेगा ही नहीं। तो प्रॉब्लम्स आर वेरी मच नेसेसरी इन लाइफ। जिस आदमी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो कभी कोई स्टेप्स नहीं लेता है, वो कभी कोई एक्शन नहीं लेता है। तो अब हीरो एक कंफर्ट जोन में है और उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। अब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो आगे बढ़ता है, और धीमे 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 वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स और बड़े होने शुरू होते हैं। उसमें एक सस्पेंस, इंटरेस्ट, टेंशन डेवलप होता है, नरेशन अलग लेवल पे आगे बढ़ता है। तो बेसिकली नई नई चीजें अब हीरो की लाइफ में हो रही हैं, नए नए लोगों से वो मिल रहा है, नई नई सिचुएशंस फेस कर रहा है, नई नई प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आ रही हैं। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे उनको वो सॉल्व करता जाता है, और बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और उन बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो आप देखो कि अगर छोटी प्रॉब्लम आ रही है फिर उसको सॉल्व कर रहा है, फिर बड़ी आ रही 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 है, और लगातार उनको सॉल्व करता जा रहा है, तो क्या होगा? राइजिंग एक्शन। द बिगर द प्रॉब्लम द मोर द एक्शन, द लेसर द प्रॉब्लम लेसर द एक्शन। तो छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता जा रहा है और उसके एक्शन और एक्टिविटीज बढ़ते जा रहे हैं।
दैट इन सिंपल लेमैन शब्द वुड बी कॉल्ड राइजिंग एक्शन। तो आपको क्या करना है, आपने फिल्म के 10-20 पेज में या कम से कम जितने पेजेस में आपने फिल्म को स्टैब्लिश किया, आपने सारी सेटिंग कैरेक्टर स्टैब्लिश किए, उसके बाद आप कैरेक्टर की ज़िंदगी में, जो आपका लीड कैरेक्टर है उसकी ज़िंदगी में आप प्रॉब्लम्स डालना शुरू कर दो, और छोटी प्रॉब्लम से शुरू करो और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बढ़ाते जाओ, और वो आपकी फिल्म का राइजिंग एक्शन होगा, और वो एंड तक फिर कंटिन्यू होता है और वो बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होगा। राइजिंग एक्शन का एक डायग्राम है, जो प्लॉट डायग्राम है, ये भी इंस्पायर्ड है फ्रेटेक्स पिरामिड से। एक्सपोजिशन, कॉन्फ्लिक्ट, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, रेजोल्यूशन, बिगनिंग, मिडिल, एंड। यहाँ पे इन्होंने एरिस्टोटल के मेथड्स, शेक्सपियर के मेथड्स, फ्रेटेक्स मेथड्स और अलग अलग लोगों के मेथड्स मिला दिए हैं। तो ये एक डायग्राम है जो मैंने नेट से ही निकाला हुआ है, मैंने नहीं बनाया है। ये इसलिए बनाया है क्योंकि मैं आपको एक वैलिड वर्जन भी दिखाना चाहता था राइजिंग एक्शन का क्या है। तो यहाँ पे देखो, इंसाइटिंग इंसिडेंट की जगह उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हर एक टीचर जो भी है स्क्रीन राइटिंग का, वो अपने अपने तरीके से, अपने अपने पर्सपेक्टिव से एक नया थ्योरी बनाता है, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि राइटिंग में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये प्रोबेबिलिटी होगी एक ही तरह से राइटिंग हो सकती है। आप हजारों तरीके की स्टोरी बना सकते हो, एक ही स्टोरी को हजारों तरीके से बोल सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज यार यहाँ ये लिखा है वहां वो लिखा है। डिफरेंट राइटर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ टेलिंग द स्टोरी। यू हैव टू चूज विच मेथड वर्क्स फॉर यू, एंड कौन सा मेथड आपको लगता है कि सक्सेसफुल होगा, और अगर वो मेथड आप यूज करते हो और सक्सेस मिल जाती है, देन कीप यूजिंग दैट मेथड। अल्टीमेटली आप इन सारे शब्दों का अगर आप देखोगे मतलब, तो मतलब सिंपल शब्दों में जब आप समझोगे तो सबका मतलब सेम ही निकलता है, और घूम फिर के सारा साइकोलॉजी से ही ड्रिवन है कि वहां पे क्या होना चाहिए और किस मोमेंट पे ऐसे पॉइंट्स आने चाहिए कि लोग उस जगह पे इंटरेस्ट फील करें। दैट इज व्हाई आई वुड रिकमेंड यू दैट फॉर बिकमिंग अ स्क्रीन राइटर यू हैव टू हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकी। साइकोलॉजी की किताबें पढ़ो, लोगों को ऑब्जर्व करो। दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट एनी राइटर हैज टू गो थ्रू। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्लाइमैक्स होता क्या है। क्लाइमैक्स हाईएस्ट पॉइंट होता है किसी भी फिल्म का, जब आपकी फिल्म बेसिकली रिजोल्यूशन से पहले पहुंच चुकी होती है, और वहाँ पे अब मेन प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप उसके सामने आ चुकी है और उसको सॉल्व करने के लिए निकल चुका है, उसके लिए फाइट कर रहा है। ये बेसिक लेमैन टर्म्स है, पर अभी हम टेक्निकल भी एक बार पढ़ लेते हैं। द क्लाइमैक्स इज द टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी, ऑफन सेंटर्ड अराउंड द प्रोटैगनिस्ट मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज और देयर ब्लीकेस्ट मोमेंट। सबसे डिफिकल्ट चैलेंज या सबसे वीक मोमेंट जो उसका होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। The climax is the most exciting part of the story and initiates a turning point in the characters' lives. The climax is where the protagonist receives new information, accepts the information, realizes it, and may or may not necessarily agrees with it, and then acts on that information. So basically climax के बहुत सारे definitions हैं, और जब मैं बच्चों को पढ़ाता था तो वो लोग भी अलग अलग जगहों से definitions लेके आते थे और मुझे पे थोपने लगते थे, और मैं उनको जो भी डेफिनेशन बताता था उनको लगता था सर यहाँ तो ये लिखा है, वहाँ तो वो लिखा है। क्लाइमैक्स की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, क्लाइमैक्स कहीं भी हो सकता है। नॉर्मली एंड में होता है, ठीक है, पर क्लाइमैक्स पहले भी आ सकता है, और कई बार फिल्म मेकर्स इसको मैनिपुलेट करते हैं आगे पीछे यूज करके, ताकि वो आपको थोड़ा सा उल्लू बना सकें। जैसे कि पुष्पा पिक्चर में एकदम से फिल्म खत्म होती है और आपको लगता है कि यार अब तो पुष्पा को सब कुछ मिल चुका है, पिक्चर खत्म हो गई, हीरोइन भी मिल गई, गुंडों को भी मार दिया, राजा भी बन गया, सब कुछ तो हो गया, पिक्चर में बचा क्या है। पर सडनली फिर एक कैरेक्टर आता है फहद फाजिल का, भंवर सिंह, और आपको लगता है कि यार ये क्या दूसरी पिक्चर शुरू हो गई है क्या। एंड दैट इज समथिंग विच मोस्ट ऑफ द फिल्म मेकर्स वोंट डू। एक ही फिल्म के अंदर आप दो फिल्म घुसाओ, एक विलन मर गया, अभी आपने दूसरा विलन चालू कर दिया। सो दिस इज नॉट अ वेरी रिकमेंडेड मेथड, बट द वे सुकुमार हैज डायरेक्टेड इट, पीपल लव्ड इट फॉर सम रीजन। मुझे भी वो समझ में नहीं आया था, और मुझे भी पुष्पा तब तक ही अच्छी लगी थी जब तक मेन कैरेक्टर मर नहीं जाता है, जो मेन विलन है। जब वो मर जाता है तो उसके बाद उसकी बीवी उसका गला काट देती है। वो मरा है नहीं मरा वो तो पुष्पा 2 में पता चलेगा, पर बीवी गर्दन काट देती है उसकी चाकू से, और कट जाता है सीन वहाँ पे। एंड आई वाज लाइक कि पिक्चर तो यहाँ खत्म हो जानी चाहिए, बट पिक्चर में भंवर सिंह आ जाता है, ठीक है। सो इट्स वॉट अ वेरी गट्सी डिसीजन। लाइक किसी ने तो बोला होगा कि भाई ये आप जो डाल रहे हो ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। एंड सेम चीज आई ऑब्जर्व इन एनिमल एज वेल। एनिमल में उसके विलेंस कोई और थे, एक अननोन सा नाम था जिसके बारे में बात होती रहती थी। एंड में पता चलता बॉबी देओल है, बॉबी देओल एंड में आता है, वो गूंगा है। एंड अगेन इट डिडंट वर्क फॉर मी, बिकॉज अगेन दिमाग मेरा अलग तरीके से चलता है, और ये जो नए फिल्म मेकर्स हैं, जो कमर्शियल फिल्म मेकर्स, उनका दिमाग अलग तरीके से चलता है। अगर अलग तरीके से नहीं चलता तो मैं भी बड़ा कमर्शियल डायरेक्टर होता। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कमर्शियल सिनेमा कैसे वर्क करता है। आई थिंक कमर्शियल सिनेमा बहुत ज़्यादा गट्स पे वर्क करता है, व्हेन यू ट्राई टू ब्रेक दीज रूल्स विच आई एम टेलिंग यू। आप इन रूल्स को समझो और इनको अपने हिसाब से इस्तेमाल करो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि क्लाइमैक्स हमेशा एंड में ही हो, ये ज़रूरी नहीं है क्लाइमैक्स हमेशा इसी पोजीशन में हो। ये तो कुछ राइटर्स के थॉट हैं जो उन्होंने 50-60 पिक्चरें ऑब्जर्व करके बताया है आपको। अलग अलग पिक्चरों में देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन कि क्लाइमैक्स को कहाँ यूज़ करना है, फिर उसके बाद नए नए शब्द निकलते हैं, प्री क्लाइमैक्स, पोस्ट क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स।
इस तरीके के शब्द निकलने शुरू होते हैं, बिकॉज अगेन जस्टिफाई कैसे करोगे, एक एक्सेप्शन निकल के आता है, फिर आप सोचते हो अब इसको कैसे जस्टिफाई करूँ, तो आप उसको एक नया नाम दे देते हो। सो इट इज ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर, बट डीप साइकी में आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार जाहिर सी बात है, अगर वो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है तो एक प्रॉब्लम तो ऐसी आएगी जहाँ पे पिक्चर खत्म होगी, एक मेजर मेजर प्रॉब्लम आएगी। ऐसा थोड़ा ना होगा जिंदगी में प्रॉब्लम फेस करता रहेगा वो, पिक्चर कभी खत्म ही नहीं होगी। एक मेजर प्रॉब्लम की तरफ हमेशा हीरो बढ़ता है, एक गोल की तरफ बढ़ता है, उस गोल की तरफ बढ़ने में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है, उस गोल को एक्वायर करने में लास्ट स्टेज होती है, दैट वुड बी कॉल्ड अ क्लाइमैक्स। सिंपल है। A climax is the most exciting part of the story and initiates a turning point in the character's life. The climax is where the protagonist receives new information, accepts the information, नई information मिलती है, accept करता है और आगे बढ़ता है। कि अब कैसे फिल्म का कैसे एग्जांपल दूं आपको, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस है, उसका क्लाइमैक्स वहां पे कमरे में होता है जिसमें फाइट भी नहीं है। वहां मुन्ना को एक रियलाइजेशन होता है, एक इन्फॉर्मेशन आती है, भगवान से आती है, सेल्फ से आती है, इट डजंट मैटर, एक रियलाइजेशन आती है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, वो डॉक्टर बनने वाला है और वो निकल जाता है वहां से। और मुझे अभी उस पर कहानी याद आती है कि मैंने पढ़ी थी एक कहानी बचपन में, जिसमें एक लॉयर था, वो दूसरे लॉयर से बेट करता है कि वो 20 साल एक कमरे में रह सकता है, और वो 20 साल अगर एक कमरे में रहता है तो जो दूसरा लॉयर है वो उसको कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसा देगा। अब ये जो लॉयर एक कमरे में जिंदगी भर रहता है, 20 साल रहता है, ये वहां पे किताबें रखता है बहुत सारी, और किताबें पढ़ता रहता है, और जिस दिन उसको निकलना होता है और अगले दिन उसको पैसे मिलने वाले होते हैं, और उसका जो दोस्त होता है क्योंकि उसके उतने पैसे नहीं होते हैं और देना नहीं चाहता है, तो उसका मर्डर प्लान करता है। और उसके मर्डर करने से पहले, एक दिन पहले ही वो वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसको पैसे चाहिए नहीं थे, उसको जिंदगी का कुछ और ज्ञान हो गया था। सो बहुत बचपन में पढ़ी थी मैंने कहानी, आई डोंट रिमेम्बर कि उसका सार क्या था बेसिकली, कुछ तो था, बहुत अच्छी स्टोरी थी, मैं कई बार पढ़ता था उसको, पर बहुत छोटा था मैं जब उस कहानी पढ़ता था। अभी ये सुन के मुझे याद आ रहा है कि मुन्ना भाई एमबीबीएस के अंदर एक कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाता है, एक एथिक्स मोरालिटी डेवलप हो जाती है कि जो वो कर रहा है वो गलत है, और डॉक्टर्स को इस तरह से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए कि आप कुछ भी करके डॉक्टर बन जाओ सिर्फ पैसा कमाने के लिए। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू टेक। So this is a realization he gets, and this is the information he gets, and he accepts the information. He may not necessarily agrees with it. People जो उसके आसपास से लोग थे बेसिस वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, but it doesn't matter. He acts on that information because that information is the key to his goal. उसको गोल एक अच्छा इंसान बनना है, तो वहां पहुंचने के लिए उसको उस information बैक करना पड़ेगा। The climax almost always comes at or near the end of the film or screenplay. It is the ending or conclusion of the main plot, the main story arc. When someone asks what happened, they are asking you what happened at the climax. It is when the protagonist ultimately wins or loses. तो जाहिर सी बात है, जिसमें एक लाइन लिखी है when someone asks what happened, they are asking you what happened at the climax. जाहिर सी बात है, लोग जानना चाहते हैं कि रिजल्ट क्या आया। अब लोग ये थोड़ा जानना चाहते हैं, आप क्रिकेट मैच देख रहे हो कि यार 15वें ओवर में क्या हुआ था, 30वें ओवर में क्या हुआ था। लोग ये जानना चाहते हैं भाई मैच जीता कौन, आखिरी ओवर में हुआ क्या। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो जो सेकंड बैटिंग कर रहा था उसके लास्ट ओवर में हुआ क्या, एंड में जीता कौन। तो लोग हमेशा वही जानना चाहेंगे ना कि एंड में क्या हुआ, तो एंड में तो क्लाइमैक्स ही होता है, हाईएस्ट पॉइंट है, जहाँ पे उसको कॉन्कर करने के बाद, जिसको ओवरकम करने के बाद उसको अपना गोल मिल जाएगा। तो लोग जानना चाहते हैं उस चीज़ को। जैसे कि क्लाइमैक्स है वैसे ही एंटी क्लाइमैक्स होता है। यू डोंट नेसेसरली हैव टू हैव अ क्लाइमैक्स, ये जरूरी नहीं है आपके पास क्लाइमैक्स हो। अब ये लाइन कहाँ से आई है, ये लाइन इसी चीज़ से आई है कि कुछ कुछ राइटर्स ने जब स्टोरी लिखी तो उन्होंने क्लाइमैक्स की जगह एंटी क्लाइमैक्स देना शुरू कर दिया। देयर आर अदर चॉइसेस आउट देयर, फॉर इंस्टेंस यू कुड ऑप्ट फॉर एन एंटी क्लाइमैक्स वेयर अ क्वेस्ट विल सीम टू हैव अ नियरली इम्पॉसिबल सॉल्यूशन, only for an extremely simple solution to pop out of nowhere. For example, Science and War of the Worlds both contain famous anticlimaxes when their unstoppable alien invasions are defeated by common earthborne viruses or water. तो ऐसा बहुत सारी फिल्मों में होता है कि एक एंटी क्लाइमैक्स बेसिकली और कुछ नहीं है कि अब जो प्रोटैगनिस्ट है, जो गोल वो एक्वायर करना चाहता था, उसके लिए जो प्रॉब्लम खड़ी है, समझ लीजिए ये प्रोटैगनिस्ट है, ये गोल है, बीच में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जब वो सॉल्व कर देता है तो उसे गोल मिल जाता है। अब वो जो प्रॉब्लम है वो इतनी ज़्यादा मुश्किल है, इतनी ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि उसे कोई सॉल्व नहीं कर सकता, और अपने आप से बाय गॉड्स इंटरवेंशन अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और प्रोटैगनिस्ट को उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, कि सपोज प्रोटैगनिस्ट विलन को मारने जा रहा है और सडनली एक हवा में से एक पत्थर गिरता है और विलन के ऊपर गिरता है और विलन मर जाता है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एन एंटी क्लाइमैक्स, बिकॉज उसमें प्रोटैगनिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो एंटी क्लाइमैक्स का सिंपल मतलब यही होता है कि अगर प्रोटैगनिस्ट अपने गोल की तरफ बढ़ रहा है और उसको समझ में आ रहा है कि इम्पॉसिबल सिचुएशन है, मैं उस गोल को अचीव नहीं कर सकता, मैं खत्म हो जाऊंगा, और सडनली सम इंटरवेंशन हैपेंस एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड विदाउट एनी एफर्ट्स फ्रॉम द प्रोटैगनिस्ट, बिकॉज इट्स अ प्रोटैगनिस्ट स्टोरी। जब तक वो सॉल्व नहीं करेगा पिक्चर आगे नहीं बढ़नी चाहिए, पर अगर वो एफर्ट नहीं करता है फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, देन इट इज कॉल्ड एंटी क्लाइमैक्स। और मोस्टली ऐसे जो एंटी क्लाइमैक्सेस हैं वो उसी पिक्चरों में यूज होते हैं जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम, जैसे साइंस एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स की बात की, वहाँ पे एलियंस आ गए, या फिर साइंस में भूत आ गए,
जो ह्यूमन की बैटलिंग्स के बाहर है, ह्यूमन की कैपेबिलिटी से बाहर है, ह्यूमन उससे फाइट ही नहीं कर सकता, वहां पे एंटी क्लाइमैक्स का इस्तेमाल होता है और कुछ मतलब नहीं है इसका। फॉलिंग एक्शन, इट इज अ पॉइंट दैट ऑकर्स इमीडिएटली आफ्टर द क्लाइमैक्स and reveals the details of the consequences, good or bad, that the main characters must deal with after turning point of events. It sets the stage for the resolution. क्लाइमैक्स के बाद एक डल मोमेंट आता है और इसको कहते हैं रिटर्न ऑफ द हीरो। अगर आप वो पढ़ोगे, क्रिस्टोफर वॉगलर की किताब पढ़ोगे, राइटर्स जर्नी, या फिर जोसेफ कैम्बेल की बुक्स पढ़ोगे, तो उसमें भी इस चीज़ का मेंशन है कि क्लाइमैक्स होने के बाद, मेन गोल मिलने के बाद ही पिक्चर खत्म नहीं हो जाती है। उसके बाद उसको लौट के वहीं जाना होता है, उस पॉइंट ऑफ बिगिनिंग में जाना होता है जहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। तो वहां पे फॉलिंग एक्शन होता है, वहां पे अब एक्शन खत्म हो चुका है। तो राइजिंग एक्शन जब हो रहा है तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और एक्शन बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ से उसके एक्शंस कम होने शुरू होंगे क्योंकि प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है। तो दैट इज कॉल्ड फॉलिंग एक्शन। अब यहाँ पे इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसके बाद इसको जाके जो गोल इसको मिला है, आप गोल को एक सोने का अगर बोल समझो, तो अब इस सोने के बोल को इसको वहीं पे जाके रखना है जहां से जो उसकी डेस्टिनी थी, जहां से उसको चुराया गया था। तो अगर ये इसका गोल हीरो का ये था कि मैं उस गोल्डन बॉल को विलन से चुरा के लाऊंगा, तो चुराता है पर उसका जेब में नहीं रख लेगा, उसके बाद वापस जाके उसको उसी मंदिर में रखना पड़ेगा जहां से उस विलन ने उसको चुराया था। तो एट दैट मोमेंट ही इज नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स, and since he is not facing any problems, he won't be taking any action, and since he won't be taking any action, it will be called a falling action। और जैसे ही वो गोला वहां पे रख देगा, वैसे ही मंदिर में सारे लोग आने लग जाएंगे, मंदिर की आस्था वापस आ जाएगी और आपकी फिल्म खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, पिक्चर में रिजोल्यूशन आ चुका है। जिसके बारे में बात कर रहा था वो भी वापस आ गया है, जिसको कहते हैं हम रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन इज द पार्ट वेयर द आउटकम ऑफ द इवेंट्स एंड द फेट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट आर रिवील्ड। दिस पार्ट इज वेयर द प्रोटैगनिस्ट रिजॉल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड लूज ends of the storyline are tied up unless there's a sequel planned when there are cliffhangers scenes to enable further development in the plot line। तो अब जैसे मैंने पिछली कहानी आपको बताई, उसमें हीरो तो वापस मंदिर में गोला रखने चला गया, तो एंटागनिस्ट से क्या होगा, उसको पुलिस आएगी, अरेस्ट करके चली जाएगी और कॉन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व हो चुकी है और आपके जो सारे तार थे वो मिल चुके हैं। हीरोइन हीरो के पास आ गई है, जो मंदिर का पुजारी था वो वापस आ गया, गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशंस पास कर दिए हैं कि इस मंदिर को रीस्टेट करने के लिए हम ये कुछ एफर्ट करेंगे। वो सारी चीज़ें जो एक इन्फॉर्मेशन आप दी जाती है तो उसको आप रेजोल्यूशन करते हो। जितने भी एंड्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं फिल्म में जो आपने खुले छोड़ दिए थे, किसी एक आदमी का को विलन ने मारा था, उसकी फैमिली में प्रॉब्लम हुई थी, सडनली उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं बिकॉज ये मंदिर में पैसे आ गए हैं, तो मंदिर वालों ने उसको पैसे भेज दिए, जो चुराए थे विलन ने, उसको न्याय मिल गया। जितने लोग छोटे छोटे कैरेक्टर्स थे उनके रेजोल्यूशन आपने बता दिए। कई बार लोग उसको छोटे छोटे ब्रैकेट्स में बताते हैं, जैसे कि मुन्ना भाई में छोटे से बता रहे थे कि अब हुआ क्या, मतलब मुन्ना भाई अब कैसी जिंदगी जी रहा है, सर्किट कैसी जिंदगी जी रहा है, उस तरह से बता रहा था। तो वो एक इन्फॉर्मेशन पास करने का तरीका है, रिजोल्यूशन देने का तरीका। रिजोल्यूशन बेसिकली और कुछ नहीं है, आपने जो जो दही रायता फैलाया है पिक्चर में फर्स्ट हाफ में, आप उसको समेटना शुरू करते हो और रिजोल्यूशन के टाइम में आप उन सारे रायते को समेट के धर देते हो। बस इतना ही है रिजोल्यूशन, आपकी फिल्म खत्म हो जाती है। आपने जितनी भी चीजें उठाई थी फिल्म में, जितने रायते फैलाए थे, जितने भी धागे खोले थे पिक्चर में, आपने वो सारे समेट के एक जगह पे खत्म कर दिए, एंड दैट इज कॉल्ड योर रिजोल्यूशन। इट इज द एंड ऑफ द फिल्म, दैट इज इट इज द एंड ऑफ द फिल्म। अब रिजोल्यूशन कई बार क्या होता है कि लोग उसको बढ़ा देते हैं, रिजोल्यूशन के अंदर क्लाइमैक्स आता है या क्लाइमैक्स के बाद रिजोल्यूशन आता है, बट इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंट राइटर्स ने अगेन डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस किए हैं। घूम फिर का मतलब ये है, व्हेन द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड and everything gets back together to where it normally should be, that is the resolution of the film, it is the end of the film। अब एक शब्द आप अक्सर सुनोगे टेक्निकल दुनिया में स्क्रीन राइटिंग, जिसको कहते हैं कल्मिनेशन पॉइंट। The culmination is the end point or final stage of something you have been working toward or something that has been building up। A culmination isn't just the conclusion, it is a climax of the story, the final crowning achievement and the end result of years of research। अब आप कहोगे यार इट इज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी, तो फिर क्लाइमैक्स क्यों नहीं बोल लेते इसको कल्मिनेशन पॉइंट को? क्योंकि ये कल्मिनेशन पॉइंट मैंने इसलिए डाला है यहाँ पे, देखो आप जो फ्रेटेक्स मेथड था उसमें रिजोल्यूशन है पर कल्मिनेशन पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि कल्मिनेशन पॉइंट इज इक्वलेंट टू क्लाइमैक्स ओनली। कल्मिनेशन क्या मतलब है? कल्मिनेशन का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द हाईएस्ट ऑफ क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ समथिंग स्पेशली अटेन्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो अगेन इसको सिंपल भाषा में समझो, मतलब कि डेफिनेशन तो अपनी जगह है, सिंपल भाषा में कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो पॉइंट जहाँ पे आपकी सबसे मेजर प्रॉब्लम को हीरो फेस करता है या आपका प्रोटैगनिस्ट फेस करता है, और सारी चीजें होने के बाद वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे वो मेजर प्रॉब्लम है और अब उसको वो खत्म करने जा रहा है और अब मेजर फाइट करने जा रहा है, एक फाइनल फाइट करने जा रहा है, उस चीज को कल्मिनेशन पॉइंट कहते हैं, क्योंकि कल्मिनेशन हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो आप समझ लो कल्मिनेशन मतलब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फिल्म। क्लाइमैक्स एंड कल्मिनेशन पॉइंट आर द सेम थिंग्स। टाइप्स ऑफ कल्मिनेशन पॉइंट। फर्स्ट कल्मिनेशन, द मिड पॉइंट वेयर द कैरेक्टर फाइंड्स अ सॉल्यूशन दैट माइट वर्क। Main culmination, the climax of the screenplay where the peril and magnitude of the conflict seems to overpower the
प्रोटैगनिस्ट। तो फर्स्ट कल्मिनेशन और मेन कल्मिनेशन की ये डेफिनेशंस हैं। आगे इनको और डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट कल्मिनेशन पॉइंट, योर कैरेक्टर हैज रिकवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्स्टेकल ओनली नाउ टू फेस अ higher one. This new obstacle leads to rising action. Every move the character makes traps him even more. Be merciless, really squeeze your character. ये तो एक suggestion है. Make him work hard to reach the first culmination. This is the midpoint of the screenplay and a pivotal plot point which usually parallels the resolution of the film. If the story is a tragedy, then the first culmination should be a low point for your protagonist. So basically first culmination point का psychology क्या है, अब पढ़ लिया आपने, थोड़ा समझ में आ गया होगा, पर मैं आपको बताता हूँ इसकी psychology क्या है. Basically अगेन सिंपल शब्दों में कि आप क्या करते हो, ऑडियंस के साथ फिर से मैनिपुलेशन करते हो. फर्स्ट कल्मिनेशन पॉइंट का मतलब ये है कि आप पिक्चर को एक हाई पॉइंट पे लेके जाते हो और आप पिक्चर में दिखाते हो कि हीरो को जो चाहिए था वो मिल गया. फिर दिखाते हो कि नहीं, ये तो जो उसे मिला है तो बहुत छोटी चीज है, इसके पीछे तो और बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी. एनिमल में भी रणबीर ने अपने बाप का बदला तो ले लिया. अब क्या, अब एक से बड़ा गुंडा भी बैठा हुआ है, उसको डील करना है. तो एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उसका पता चलता है कि ये प्रॉब्लम तो बहुत छोटी प्रॉब्लम थी, इससे बड़ी प्रॉब्लम इंतजार कर रही है. तो ऑडियंस को लगता है यार हीरो का तो सब तो सही हो गया, आप तो मतलब बढ़िया है, इसका सब बढ़िया चलेगा, पर बढ़िया नहीं चलता है. अब एक मेजर प्रॉब्लम आ जाती है. तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप साइनोसोडल वेव की तरह फिल्म चलाने की कोशिश करते हो. तो फर्स्ट कल्मिनेशन पॉइंट, सेकंड कल्मिनेशन पॉइंट, थर्ड कल्मिनेशन पॉइंट, आप कितने भी कल्मिनेशन पॉइंट डाल सकते हो. मिड पॉइंट क्लाइमैक्स भी बोल सकते हो, मिड क्लाइमैक्स, इनिशियल क्लाइमैक्स, इस तरह से बोल सकते हो. और क्लाइमैक्स का मतलब क्या है, हाई पॉइंट. ठीक है, तो आप हाई पॉइंट जैसे डालते हो जहाँ पे हीरो फिर से फाइट करता है. तो फर्स्ट कल्मिनेशन पॉइंट को अगर आप देखो, अगेन आप समझ लो लिंग्विस्टिक्स जबरदस्ती की कॉम्प्लेक्स की हुई है. फर्स्ट कल्मिनेशन पॉइंट को आप ऐसा कह सकते हो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है जो उसके सामने आती है, जिसको वो सॉल्व करता है. वो बड़ी प्रॉब्लम जब आती है तो इम्पॉसिबल सी लगती है, पर वो उतनी बड़ी नहीं होती है कि उससे बड़ी प्रॉब्लम अभी आने वाली है. जो बड़ी प्रॉब्लम है उसका 50% वाली प्रॉब्लम यहाँ पे आई है, तो उसको फर्स्ट कल्मिनेशन पॉइंट कहेंगे. एक हाई फिल्म का जहाँ पे मेजर फाइट सीक्वेंस होता है या मेजर ऑब्स्टेकल आती है और या कॉन्फ्लिक्ट आती है और हीरो उसको सॉल्व कर लेता है, बट वो अपने आप में फिल्म का एंड नहीं है, क्योंकि उससे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है. बस वही है फर्स्ट कल्मिनेशन पॉइंट. नाउ लेट्स कम टू द मेन कल्मिनेशन पॉइंट. इट इज हियर वेयर द सेकंड एक्ट टेंशन इज एट इट्स हाईएस्ट. द रीडर्स वर्स्ट फियर्स आर कमिंग ट्रू एज योर हीरो फेसेस हिज हर लास्ट ऑल्टरनेटिव. And this is a decisive turning point that spins your hero into a new tension in the third act. Remember, this moment is in stark contrast to the resolution. If your protagonist wins in the end, then it must be her lowest point and greatest loss. सो बेसिकली मेन कल्मिनेशन पॉइंट को अगर हम मैट्रिक्स जो जिसका मैंने पोस्टर लगाया हुआ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, तो मेन कल्मिनेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जब हीरो एकदम से ऐसा लगता है कि हाईएस्ट अपने लेवल पे पहुंच गया, उसको गोल मिलने वाला है, पर गोल मिलने से पहले वो हार गया. अब कुछ नहीं हो सकता एंड नथिंग कैन बी डन, बट समथिंग हैपेंस एंड ही कॉन्कर्स द विलन. सो मैट्रिक्स में भी एक सिंबॉलिकल मेटाफोरिकल चीज़ है जहाँ पे नियो भागते हुए जाता है और एक एले में पहुँचता है जहाँ से वो भाग नहीं सकता अब. और जो एजेंट स्मिथ है और जो दूसरा एजेंट है, तीसरा एजेंट है, वो आके खड़े हो जाते हैं, उसको गोली मार देते हैं एंड ही डाइज. बट क्योंकि ओरेकल ने कहा है ही इज द सेवियर एंड ही इज गोइंग टू सेव द एंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन, समथिंग हैपेंस इन हिम एंड ही स्टार्ट्स टू बिलीव दैट ही इज द न्यू, ही इज द वन, ही इज द गाय हु इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग, एंड ही बिकम्स अलाइव अगेन एंड ही किल्स दोज पीपल. सो बड़ा मेटाफोरिकल है. मतलब मैट्रिक्स पिक्चर मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि बहुत ही मेटाफोरिकल है. उसमें बहुत सारे ऐसे सिंबल्स, ऐसे चीज़ें हैं जो पहली व्यू में से एक टेक्नोलॉजिकल फिल्म लगती है, पर आप डीप उसको समझोगे तो वो एक फिलॉसफी है पूरी मैट्रिक्स. सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ मेन कल्मिनेशन पॉइंट. तो मेन कल्मिनेशन पॉइंट बेसिकली आप कहेंगे इसको क्लाइमैक्स की तरह समझ सकते हो. आपका फाइनल क्लाइमैक्स है जब लड़ाइयाँ एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई हैं. कल्मिनेशन का मतलब क्लाइमैक्स ही है. अब उसको अलग अलग तरीके से आप कैसे यूज़ करते हो वो आपके ऊपर है. तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस आता है कि रिमेंबर दिस मोमेंट इज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द रिजोल्यूशन. अब रिजोल्यूशन का मतलब जो होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है चॉइस का, जब हीरो डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है. तो रिजोल्यूशन का मतलब ही वही होता है कि व्हेन यू टेक अ डिसीजन कि ओके दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. तो आप देखो हीरोज के पास ना हमेशा एक चॉइसेस होती हैं कि मेरे को ये करना है या ऐसे करना है, या मैं इसको ऐसे करूँ या मैं इसको ऐसे करूँ. एंड समवेयर ही हैज टू टेक अ डिसीजन, जो कि रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है कि जो टॉप में लीडर्स होते हैं या कंपनी के सीईओज होते हैं, दे आर नॉट नोन फॉर हार्ड वर्क, दे आर नॉट नोन फॉर टेकिंग वर्किंग फॉर 16-17 आवर्स अ डे. वो वर्कर करते हैं. दो सक्सेसफुल लोग होते हैं, दे आर नोन फॉर टेकिंग हार्ड डिसीजंस, रिस्क टेकिंग डिसीजंस, जो हार्ड वर्किंग लोग नहीं करते हैं. आपके जो डिसीजंस हैं अगर वो स्ट्रांग है, देन यू बिकम अ स्ट्रांग पर्सन. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रियलाइज दैट यहाँ पे जब रिजोल्यूशन की बात हो रही है तो ये हो रही है कि अभी तक वो डिसीजन नहीं ले पाया है. तो जब मैंने मैट्रिक्स की बात की तो तब तक नियो ये डिसाइड नहीं कर पाया था कि मैं, सब लोग मुझे बोलते हैं कि तुम एक अवतार हो, तुम आके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि जो समवन इज गोइंग टू कम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स.
and everyone believes in him except one person, him himself doesn't believe in him. वो अपने ऊपर बिल्कुल उसको भरोसा नहीं है कि मैं जो मुझे लोग कह रहे हैं वो मैं हूँ। तो इस वजह से एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है उसके चॉइसेस में, उसके दिमाग में एक डिसीजन टेकिंग में एक लैगिंग आती है। अब वो लैगिंग की वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाता है। पर जब एक एक्सट्रीम पॉइंट आता है तो आपको डिसीजन लेना पड़ता है। आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, पर अगर आपको कल सुबह 8 बजे कोई बोले कि डिसीजन लो, मैं नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तो 8 बजे से पहले आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, बिकॉज एक्सट्रीम कंडीशन पहुंच चुकी है। तो जो हीरो होता है हम उसे एक ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंचा देते हैं जहां पे उसे डिसीजन लेना ही पड़ता है, जहां से उसे डिसीजन होना ही पड़ता है। नाउ दैट इज अ चेंज इन हिज पर्सनैलिटी एंड दैट इज वेयर द हीरो बिकम्स अ हीरो। सो दैट इज इन स्टार कॉन्ट्रास्ट, जैसा लिखा है टू द रिजोल्यूशन। तो मेन कल्मिनेशन पॉइंट आता है, इट इज तो मेन कल्मिनेशन पॉइंट आप इस तरह समझ सकते हो कि इट इज दैट प्रॉब्लम वेयर हीरो एक्चुअली बिकम्स अ हीरो। हीरो starts taking the decision, the most difficult decision of his life, he starts to take them. And that is the most interesting thing about writing a screenplay, that you always give your hero, your protagonist, choices to make, because if he has choices to make, that determines his character, that what choice he is going to take, कि वो इस तरफ जाने वाला है कि उस तरफ जाने वाला है। जिस तरफ भी वो जाएगा दैट विल जस्टिफाई हिज कैरेक्टर। एथिकल तरीके से करेगा या अनएथिकल तरीके से करेगा, दोनों ही रास्ते उसके पास हमेशा ओपन रहते हैं। डीडीएलजे में भी यही था, शाहरुख खान कभी भी काजोल को लेके भाग सकता था। काजोल तो तैयार बैठी थी भागने के लिए, वो तो अपने फादर के अगेंस्ट भी जाना चाहती थी, वो तो रेबेल थी। पर शाहरुख कहता है कि मैं ऐसे लेके नहीं जाऊंगा, मेरे पास चॉइस है इसको भगा के लेके जाने की, पर मैं इसको भगा के लेके नहीं जाऊंगा, मैं तो इसको विदा करा के ले जाऊंगा। अंकल की अमरीश पुरी जो है ससुर मेरे, उनकी परमिशन के साथ ही ले जाऊंगा। तो वो एक डिसीजन है, वो डिसीजन जो हार्ड डिसीजन है, वो हार्ड डिसीजन जो है वो एक कैरेक्टर को एक हीरो बनाता है। और हमारा काम भी फिल्म में यही होता है कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है हम उसको हायर लेवल पे लेके जाएं, जहाँ पे वो एक हीरो की तरह दिखे। वो हीरो एंटी हीरो में कंफ्यूज मत हो, कई पिक्चरों में ऐसा होता है कि जो ग्रे शेड्स होते हैं प्रोटैगनिस्ट में, उसमें वो गलत डिसीजन भी लेता है। बट अगेन इट गोज विद हिज पर्सनैलिटी, इट गोज विद हिज कैरेक्टर, that character's character, not that actor's character. That character that you have written, it goes with the character personality of that particular character. So this is the importance of main culmination point.